हेलो दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। वो हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम उसी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन और आंसर इस किताब में दिया गया है, ठीक है ना, हाई स्कूल रसायन शास्त्र में जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया है उसका टिक लगाएंगे, आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। चलो देखें आप लोग ठीक है ना, एंजॉय करें और दोस्तों के बीच शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच फैला दें इस वीडियो को। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। इससे पहले बता देना चाहते हैं हम कि अगर आपको मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है सभी वीडियो, तो मेरे फोटो पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सारा वीडियो मेरा टोटल मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, तो हम बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में व्यक्त किया जाता है। रासायनिक समीकरण में व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा समीकरण के द्वारा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया को उनका संकेत एवं सूत्र के सहायता से व्यक्त किया जाता है, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो संकेत यहाँ सूत्र है, तो ये सभी तो होगा नहीं, तो एक साथ होगा समीकरण के द्वारा, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा गो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है प्रत्येक प्रकार, तो वो होगा संतुलित। अगर समान नहीं होता तो होता वो संतुलित समीकरण। यही पढ़ाए थे। आगे बढ़ते हैं। टोटल बन जाएगा जितना हम पढ़ाए थे। अगर आप लोग वीडियो पूरा अच्छा तरह से देख लिए होंगे तो आप लोग को पूरा एकदम A to Z अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है, यानी दोनों तरफ बराबर नहीं होगा। देखो इसमें 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ठीक है। ये इसमें देख लो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, ये भी ठीक है। यहाँ देखो एक पीवी। यहाँ देखो नाइट्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है अकेला है, तो ये संतुलित नहीं है, हो गया ये असंतुलित। क्या हो गया? असंतुलित। इसका आंसर होगा गो। बाकी बात सभी संतुलित है। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, यानी जिसका दोनों तरफ बराबर है वो होगा संतुलित। देखो यहाँ Fe एक ठो, यहाँ Fe एक ठो, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन 3, तो ये संतुलित नहीं है, ये असंतुलित हो गया है। फिर यहाँ देखते हैं अमोनिया NH4 4, यहाँ देखो यहाँ पहले ऐसे देखते हैं नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 2, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है अकेला, तो ये संतुलित नहीं है, ये क्या है? असंतुलित है। फिर यहाँ देखते हैं यहाँ Fe कितना है, Fe यहाँ पर है 1, यहाँ पर कितना है 2, और ये संतुलित होगा कैसे? देखो यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ भी नाइट्रोजन 1, यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया है। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2, तो संतुलित समीकरण ये खो हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को गर्म करने पर, इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनता है। तो यह किस प्रकार का रासायनिक समीकरण? तो बताए थे एक इधर पर कितना है? एक यौगिक है, इधर कितना है? एक से अधिक यौगिक है, वो भी छोटा है। तो बताए थे एक बड़ा यौगिक का 2 या 2 से अधिक छोटे यौगिक में टूटना, सरल यौगिक में टूटना क्या कहलाता है? टूटना कहलाता है अपघटन या विघटन या वियोजन। इसका आंसर होगा घ नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। किसकी उपस्थिति में हो रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए ये होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर वो विलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, यानी विलयन से पृथक, यानी ये विलयन है और विलयन से पृथक हो गया। पृथक होगा तो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। तो विलयन से पृथक हो गया यानी क्या हुआ? नीचे बैठ गया है, और जब नीचे बैठता है तो उसको बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। ये होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम सूत्र बताए थे आप लोग को NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बताए थे HCl। तो देखो एक यहाँ पर क्या है? ये हो गया आपका भस्म, और ये क्या हो गया? अम्ल। तो जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? लवण, यानी NaCl बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा? जल।
तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बताए थे हम, आप लोग अगर नहीं देखे तो जरूर उसमें देखें। तो जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो है उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है, लेकिन यहाँ पर आंसर मानना है खो उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि उभय विस्थापन नहीं दिया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है ये बताना है। तो बताए थे जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब देखते हैं चेक करके, तो देखते हैं। जैसे देखो पहले हम 2 नंबर को देख रहे हैं, ऐसे पता चला रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे। तो देखो यहाँ पर है जिंक और यहाँ भी है जिंक। तो देखो जिंक के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन है, जिंक के साथ यहाँ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं, यानी ऑक्सीजन टूट गया, ऑक्सीजन टूट गया, ऑक्सीजन टूट गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का अलग होना कहलाता है अवकरण। क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हुआ अवकरण। क्या हुआ यहाँ पर? अवकरण। अब यहाँ कार्बन है और यहाँ भी है कार्बन। यहाँ कार्बन के साथ कोई नहीं है, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है क्योंकि ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, ऑक्सीजन जुट रहा है। तो जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो कार्बन का क्या हुआ? कार्बन का हुआ ऑक्सीकरण। कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो देखो इसमें अवकरण भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो मेरा इससे पीछे वाला वीडियो जो पार्ट 4 था वो जरूर देखें। पहले आप लोग पूरा चैप्टर ये देख लें, उसके बाद ये समझ काफ़ी अच्छा सा आएगा, आप लोग खुद अपना आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो बताया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, इधर होता है अभिकारक और इधर होता है क्या? उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। अगर उस उत्पाद की ओर अगर उष्मा लिखा हो, क्या लिखा हो? उत्पाद की ओर अगर उष्मा लिखा हो तो उसको बोलेंगे क्या? ऊष्माक्षेपी। अगर अभिकारक की ओर उष्मा लिखा रहेगा तो उसको बोलेंगे उष्माशोषी। तो देखो यहाँ के किलो कैलोरी किधर लिखा हुआ है? तो उत्पाद की ओर लिखा हुआ है। और किलो कैलोरी क्या होता है? किलो कैलोरी जो होता है ये होता है किसका मात्रक? तो उष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। तो यहाँ पर उष्मा का मात्रक लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किधर लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है उत्पाद की ओर। किधर लिखा हुआ है? उत्पाद की ओर। और प्लस में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है? प्लस में लिखा हुआ है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है बताना है। तो इसमें होगा ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? तो जिसका अवकरण होता है, जिसका अवकरण होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं अवकारक। क्या बोलते हैं? अवकारक। इसे समझते हैं। यहाँ हाइड्रोजन है और ये रहा ऑक्सीजन। क्या रहा? ऑक्सीजन। जब ये दोनों रिएक्शन किया तो बना क्या? जल। क्या बना? जल। अब देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन के पास कोई नहीं है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के पास क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जुट गया, ऑक्सीजन जुट गया हाइड्रोजन में, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन जुट गया। कौन जुट गया? हाइड्रोजन जुट गया। हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? अवकरण। क्या कहलाता है? अवकरण। तो हाइड्रोजन का जुटना हो गया अवकरण। अब बताए थे कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक बोलते हैं। तो हाइड्रोजन हो गया अवकारक। हाइड्रोजन क्या हो गया है? अवकारक। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अवकरण। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अवकरण। और जिसका अवकरण होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। ये सभी हम काफ़ी अच्छा तरह समझाए थे। तो पूछ रहा है ऑक्सीकारक कौन है? तो मेरा ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीकारक। H2 क्या हो जाएगा? अवकारक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है ये बताना है। तो देखो इसमें H2 है, इसमें ऑक्सीजन 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 है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकारक। इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो ये होगा अवकारक। क्या होगा? अवकारक। कैसे होगा? तो ये आप लोग वीडियो देखिए, इससे पीछे वाला आप लोग को अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर समीकरण बोल रहा है ये कॉपर ऑक्सीजन मिला। कॉपर ऑक्सीजन मिला तो क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लिया है? कॉपर ऑक्साइड। तो बताना है किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखो ये दोनों जुट रहा है तो संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन संयोजन ऑप्शन में नहीं दिया है। फिर देखो यहाँ पर कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, कॉपर के साथ यहाँ पर कोई नहीं है, कॉपर के साथ यहाँ पर क्या? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, यानी ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसका आंसर 4 नंबर सही होगा। आगे बढ़ते शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो बताते शरीर में भोजन का पचना 2 अभिक्रिया है, अपघटन है और एक है ऑक्सीकरण। क्योंकि हम लोग श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं इसलिए ऑक्सीकरण, और जो हम भोजन करते हैं उसका शरीर में क्या होता है? वो टूटता है, तो अपघटन। तो देखो अपघटन दिया हुआ है, अपघटन नहीं दिया हुआ। अब ये नहीं मान देना ये विद्युत के द्वारा अपघटन है, ये तो नहीं होगा। तो ऑक्सीकरण से बचा है तो ऑक्सीकरण होगा। अगर अपघटन रहता तो अपघटन भी होता, तो दोनों मारते हैं, ए और बी दोनों मारते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो किसमें ज्वाला नहीं होता? मोमबत्ती में ज्वाला होता है,
किरोसिन को भी जलाते हैं तो उसमें जो ज्वाला होता है, मीथेन गैस को जलाते हैं जिससे गोबर गैस बोलते हैं, जलाते हैं, ज्वाला होता है। और कोयला में ज्वाला नहीं होता है, सिर्फ ये तप्त कर लाल हो जाता है, लेकिन उससे ज्वाला नहीं होता है, ठीक है ना। इसका आंसर गो होगा। आगे बढ़ते हैं, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये देखते हैं। अगला है अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण की ओर लिखा जाता है। तो बताओ अभिकारक को किधर लिखा जाता है? तो अभिकारक को हम लिखते हैं बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रतिफल को लिखते हैं दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड में। तो अभिकारक को अभिक्रिया के समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। आगे होगा समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया के दिशा को दिखाता है कि अभिक्रिया किधर हो रहा है, यानी किधर हो रहा है, ये अभिक्रिया को दिशा को दिखाता है। यहाँ होगा दिशा बताता है। ये बताना है ये कैसा अभिक्रिया, तो एक बड़ा पदार्थ है, दो सरल पदार्थ में टूट गया है, तो टूटना क्या कहलाता है? अपघटन। तो ये होगा अपघटन अभिक्रिया, या इसी को बोलेंगे विघटन अभिक्रिया, या इसी को बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहा है ये कैसा अभिक्रिया ये बताना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ तीर चिन्ह से देखो, तो तीर चिन्ह के से बता देना है। तीर का मुंह नीचे है, नीचे यानी क्या हुआ, ये विलयन से अलग होकर नीचे ठोस रूप में बैठ गया, जिसे अपक्षेप बोलते हैं। तो ये होगा अपक्षेपण अभिक्रिया। क्या होगा? अपक्षेपण अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अभिक्रिया ये बताना है कैसा अभिक्रिया है। तो ऑक्सीजन जुट रहा है, ठीक है ना, ये बताए थे कि ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जुट रहा है हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन क्या हुआ, तो हाइड्रोजन हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, और ऑक्सीजन का क्या हुआ है, अपकरण हुआ है। अभी हम यहाँ समझाए थे, देख लो आप लोग यहाँ जो समझाए थे, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपकरण। तो दोनों हो रहा है, तो दोनों हो रहा है तो क्या बोलेंगे, जब दोनों ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वहाँ बोल देंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ बोल देंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। चलो रेडॉक्स अभिक्रिया अगर नहीं होगा तो क्या बोल सकते हैं? देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुट रहा है, तो दो छोटे छोटे पदार्थ जुट कर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा है। जब जुट रहा है तो जुटना क्या बताया था? संयोजन। क्या बताया था? संयोजन। यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, संयोजन लिखेंगे तो भी सही, और रेडॉक्स अभिक्रिया लिखेंगे तो भी सही। आगे बढ़ते हैं, गर्म करने पर अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है। तो बताना है कौन सा यौगिक है जिसको गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl और ऑक्सीजन यानी O2 बनाता है। तो वो यौगिक का नाम है KClO3। तो पोटेशियम क्लोरेट KClO3 यानी इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है। तो किसको गर्म करने पर? पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर। यहाँ लिखेंगे पोटेशियम क्लोरेट। क्या लिखेंगे? पोटेशियम क्लोरेट। अच्छा ये बड़ा यौगिक है, छोटा छोटा यौगिक में टूट गया है, सरल पदार्थ में टूट गया, तो इसको बोलेंगे कैसा अभिक्रिया? तो इसको बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, या विघटन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अब जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग मतलब हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का संयोग मतलब हाइड्रोजन का जुटना, तो हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का जुटना कहलाता है अपकरण। क्या कहलाता है? अपकरण। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको अपकरण। क्या लिखना पड़ेगा? अपकरण। तो हाइड्रोजन का जुटना अपकरण और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुटना अपकरण, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का टूटना अपकरण, ठीक है। जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन जुटता है, देखो ऑक्सीजन जुटता है, तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का टूटना अपकरण। यहाँ होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुट रहा है इसलिए ऑक्सीकरण। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर धातु की प्राप्ति होती है। तो सिल्वर नाइट्रेट के AgNO3 का विलयन है, इसमें डाल दिए हम कॉपर। क्या डाल दिए हैं? कॉपर। तो हमको क्या प्राप्त होगा? ये प्लस, आगे प्लस पीछे माइनस, तो ये दोनों दोस्ती कर लेगा, तो कॉपर नाइट्रेट ये दोनों दोस्ती कर लिया, और Ag बेचारा अकेला बच जाएगा, तो Ag का Ag लिख देंगे। तो क्या प्राप्त होता है? Ag क्या बोलता है? चांदी। तो यहाँ लिखेंगे चांदी धातु की प्राप्ति होता है। किसका प्राप्ति होता है? चांदी धातु की प्राप्ति होता है। आगे बताना है सही गलत का चयन करें, सही गलत का चयन करें। तो जिस बताना है कौन सही है कौन गलत है, कौन सत्य है कौन असत्य है, ये बताना है। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या ओ समान होता है, उसे संतुलित कहते हैं? नहीं, उसे असंतुलित कहते हैं, क्योंकि ओ समान तो असंतुलित, समान तो संतुलित। ये ओ समान है तो असंतुलित होना चाहिए, लेकिन यहाँ संतुलित दे दिया इसलिए गलत है। ये क्या है? गलत। आगे बढ़ते हैं, हम बोल रहा है यह एक असंतुलित समीकरण है। असंतुलित में क्या होगा? दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं होगा। तो देखो इधर मैग्नीशियम 1, इधर मैग्नीशियम 1, ठीक है। हाइड्रोजन इस साइड 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ये क्या है? समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया असंतुलित समीकरण, यानी सही है, ये होगा सही। आगे देखो, संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करता है। सही बात है। ऐसा कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन किया है
ये दोनों संयोग कर रहा है, तो CO2 का निर्माण किया है, यौगिक का निर्माण किया है, और एक बड़ा यौगिक का निर्माण किया है। तो संयोजन अभिक्रिया में यही होता है, दो को जुड़ता है और एक यौगिक का निर्माण करता है। ये सही है, 3 नंबर भी सही है। अगला देखते हैं 4 नंबर, अमोनिया और हाइड्रोजन। अमोनिया यानी NH3 और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके, हाइड्रोजन यानी H2 संयोग करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बताना अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NH4OH, ये बनाता है, बताना है। तो आप लोग बताओ सही है, अमोनिया हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? कि देखो यहाँ ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, इधर तो ऑक्सीजन है नहीं, इधर तो ऑक्सीजन है नहीं, और इधर ऑक्सीजन आ गया है। हम पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नो तो पदार्थ का निर्माण होता है, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन का निर्माण हो गया, इधर ऑक्सीजन था ना, इधर ऑक्सीजन का निर्माण हो गया है। तो नो पदार्थ का निर्माण होता है, नो ही नाश होता है, इसलिए हम रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं, यही पढ़ाए थे। यहाँ ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, ऑक्सीजन तो नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या है, गलत है। तो यह होगा गलत। क्या है गलत? जब तांबे की प्लेट को, तांबे की प्लेट यानी कॉपर Cu के प्लेट को जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 में डालते हैं तो जिंक अपक्षेपित हो जाता है, सही है गलत है ये बताना है। जिंक अपक्षेपित होगा यानी जिंक भाग जाएगा, ये बताना। तो बताओ कॉपर के द्वारा जिंक भागेगा? कभी नहीं भागेगा, क्योंकि हम पढ़ाए थे आप लोग को, जब बताए थे आप लोग को क्रियाशील श्रेणी, तो उसमें क्या पढ़ाए थे? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, उसके बाद पढ़ाए थे टीन, उसके बाद लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर। देखो कॉपर खुद नीचे है और जिंक कहाँ है, ऊपर है। तो कॉपर जिंक को भगा सकता है? नहीं भगा सकता, क्योंकि जो ऊपर रहेगा वो ज़्यादा पावर का रहेगा और जो नीचे रहेगा वो कम पावर का रहेगा। तो क्या कॉपर जिंक को भगा सकता है? तो कॉपर कभी भी जिंक को भगा नहीं सकता है। तो जिंक अपक्षेपित नहीं होगा, जिंक अलग नहीं होगा, ये गलत है। जिंक कभी भी अपक्षेपित नहीं हो सकता, क्योंकि जिंक भागेगा नहीं। जब तक जिंक भागेगा नहीं कॉपर से, तब तक वो अपक्षेपित नहीं होगा। और कॉपर का इतना पावर भी नहीं है कि वो जिंक को भगा सकता है, तो ये गलत है। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बने नए पदार्थ अभिकारक कहलाता है, तो गलत है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं हम उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, या उसी को बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल, ठीक है। तो ये गलत है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया, सही बात है। पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3 इसको गर्म किए, क्या किए हैं? गर्म किए हैं। तो गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl और ऑक्सीजन बना है। देखो एक बड़ा पदार्थ छोटा पदार्थ में टूट गया है, टूटना क्या कहलाता है? अपघटन। और यहाँ अपघटन बोल रहा है यानी सही बात बोल रहा है, तो ये क्या हुआ? सही। आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया अपकरण कहलाता है, गलत है। हम पढ़ाए थे कि ऑक्सीजन का संयोग होना यानी ऑक्सीजन का जुटना कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ दे दिया अपकरण, इसलिए गलत हो गया। अपकरण कब होता? जब रहता ऑक्सीजन का टूटना रहता, ऑक्सीजन का अलग होना रहता, तब होता अपकरण, तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला हो जाता है, यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखो प्रकाश में रखा तो क्या हुआ? काला हो गया, यानी क्या हुआ? अभिक्रिया हुआ। तो प्रकाश की उपस्थिति में हुआ, इसलिए क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका आंसर कितना होगा? 9 नंबर करेक्ट होगा। ये क्या है? ये सही बात बोल रहा है, तो ये क्या है? सही है। प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारक और प्रतिफलों को किन रूप में व्यक्त किया जाता है? तो बताए थे रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारक और प्रतिफल को उनके संकेत एवं सूत्र की सहायता से व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर यही होगा कि रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारक और प्रतिफल को उनके संकेत एवं सूत्र की सहायता से लिखा जाता है, जिसे हम रासायनिक समीकरण के कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि तीर चिन्ह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रहा है, यह तीर चिन्ह बताता है, इसलिए हम रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या समीकरण हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन किया है तो क्या बनेगा? 2HCl संतुलित समीकरण है। तो देखते हैं। हाइड्रोजन 2 यहाँ पर, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ क्लोरीन 2 तो यहाँ भी क्लोरीन 2, तो ये क्या है? सही है। जितना इधर है उतना परमाणु इधर, तो ये क्या है? संतुलित समीकरण है। तो इसमें आंसर होगा हाँ, ये संतुलित समीकरण है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
आप लोग को बोल देना चाहते हैं कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले जो हम इसका जो चैप्टर पढ़ाए थे, अगर वो नहीं देखे तो पहले वो जरूर देखें, उसके बाद ये देखें, आप लोग खुद आंसर दे दीजिएगा। और हम जो बोल रहे हैं उसको आप लोग को 100% सही होगा, और मेरे बोलने से पहले आप लोग खुद आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो पहले वो जरूर वीडियो जाके देखें। आगे है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है। यानी एक बड़ा पदार्थ है और वो सरल में यानी छोटा छोटा पदार्थ में टूट गया है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बताए थे यहाँ टूट रहा है, टूटना क्या कहलाता है? टूटना कहलाता है अपघटन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? अपघटन। यहाँ पर एक बड़ा पदार्थ था, अभिकारक था, और वो क्या हुआ? सरल प्रतिफल में टूट गया, सरल प्रतिफल में टूट गया, तो ये क्या होगा? अपघटन अभिक्रिया। क्या होगा? तो लिखेंगे इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाता है। बोला दो या अधिक प्रतिफल, ये दोनों संयोग किया है और एक बड़ा पदार्थ बनाया है, एक प्रतिफल बनाया है। तो देखो यहाँ बड़ा संयोग किया है, तो क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर संयोग करके बड़ा पदार्थ का निर्माण करा तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करता है? तो बताए थे कि उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या था? जैसे हम बताए थे उभय विस्थापन अभिक्रिया में इधर था NaCl, इधर था AgNO3। तो ये क्या किया था? ये प्लस माइनस, ये प्लस वाला दौड़ कर चल गया माइनस के पास, तो ये दोनों दोस्ती कर लिया, तो बन गया क्या? NaNO3। और ये दोनों बेचारा बच गया था AgCl, तो ये दोनों दोस्ती किया, बना लिया AgCl। तो देखो ये क्या किया था? इस सोडियम इसके स्थान पर गया, देखो आ गया, तो सिल्वर क्या किया? इसके स्थान पर चला गया, देखो आ गया। तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ विनिमय। किसका विनिमय हुआ है? तो अपने आयन का विनिमय हुआ है, अपने मूलकों का विनिमय हुआ है, इसको बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो ये होगा उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में देते, यही समीकरण लिख देना है। ये भी क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण है, इसी को लिख देना है, ठीक है ना। क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? तो बताया था अभी हम, तो कॉपर देखे थे हाइड्रोजन से नीचे है और आयरन जो था हाइड्रोजन से ऊपर था। तो यहाँ बोला क्या? कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर नीचे है, तो कॉपर तो कम क्रियाशील होगा आयरन से, तो कम क्रियाशील होगा। यहाँ बोले अधिक, तो नहीं, तो बोलना है कि कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं है, बल्कि कॉपर आयरन से कम क्रियाशील है, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? बताना है क्या संयोजन अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया? तो इसका आंसर होगा हाँ, संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। जैसे हम समझाए थे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जोड़े थे तो क्या बना था? जल। क्या बना था? जल। तो यहाँ बताए थे क्या कि हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीजन का हुआ अपकरण। तो ये क्या हो गया? ये हो गया है ऑक्सीकरण अपकरण, दोनों अभिक्रिया हो गया है। और साथ ही साथ यहाँ दोनों जुट रहा है और एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो साथ ही साथ संयोजन अभिक्रिया भी है। तो संयोजन अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? तो उभय विस्थापन अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण अपकरण नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताए थे हमारे शरीर में भोजन का पचना दो प्रकार का अभिक्रिया है। हम जो भोजन खाते हैं वो क्या होता है? वो पचता है भोजन शरीर में जाकर, तो वो क्या होता है? भोजन टूटता है। हमारे शरीर में जो भोजन करते हैं वो भोजन हमारे शरीर में जाकर वो टूटता है, तो टूटता है तो क्या हुआ? अपघटन अभिक्रिया। क्या हुआ? अपघटन अभिक्रिया। और हमें ऊर्जा मिलता है टूटकर, और साथ ही साथ हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन से टूटता है, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले लेते हैं तो ऑक्सीजन जुट रहा है, तो क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो अपघटन भी है ऑक्सीकरण भी है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हमारे शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण और अपघटन दोनों प्रकार की अभिक्रिया है। अगर ऑप्शन में ऑक्सीकरण रहेगा सिर्फ तो ऑक्सीकरण मार देंगे, सिर्फ अपघटन रहेगा तो अपघटन मारेंगे, अगर दोनों रहेगा तो ए और बी दोनों मारेंगे, ठीक सही। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो बताया था दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो ये पढ़ाए थे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण का प्रभाव जब पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि जो दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो एक प्रकार का ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया? तो बताते दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कैसे हो गया है? तो बताते जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें क्या होता है? वसा। और वसा क्या करता है? वातावरण में जो होता है ऑक्सीजन उससे रिएक्शन करता है और वो दुर्गंधित हो जाता है, जिसके कारण क्या है? खाना से गंध आने लगता है। तो दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो एक प्रकार का ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है, यह इसका आंसर होगा। ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताएं। तो हम बताते हैं ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए यानी दुर्गंध युक्त होने से बचाने के लिए हम उपाय बताए थे। पहला उपाय बताए थे कि इसको फ्रिज में रख दो। फ्रिज को क्या बोले थे? रेफ्रिजरेटर में रख दो। फिर बताए थे इसको क्या? इसको बताए थे इसमें सिट्रिक अम्ल डाल दो। सिट्रिक अम्ल क्या करता है? ये एंटी ऑक्सीडेंट पदार्थ है। सिट्रिक अम्ल डालने पर ये दुर्गंध युक्त नहीं होगा,
यानी ये सड़ेगा नहीं। फिर बताया था कि एक वायुरुद्ध बर्तन, ऐसा बर्तन जिसमें भोजन के रखने पर उसमें क्या वातावरण का वायु अंदर प्रवेश नहीं करे, तो उससे भी क्या होगा, भोजन सुरक्षित रहेगा। तो वायुरुद्ध बर्तन, वायु अवरुद्ध बर्तन, तो 3 चीज़ बताए थे, रेफ्रिजरेटर, एक वायु अवरुद्ध, एक सिट्रिक अम्ल। जी यहाँ बोल रहा है एक चीज़ बताते हैं, एक उपाय कौन बता सकते हैं आप, हम 3 चीज़ बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। इसको संतुलित करना है तो आप लोग हमको संतुलित करने हम बता दिए थे, किस प्रकार संतुलित किया जाता है, बहुत अच्छा तरह से बताया था। लगभग हम 10-15 समीकरण आप लोग को दिए थे संतुलित करने, तो आप लोग सीख गए होंगे, तो आप लोग खुद इसको संतुलित करें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दें जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एकल यौगिक बनाता है। देखो 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एकल यौगिक बनाएगा तो बड़ा यौगिक बनेगा जिसको संयोग कर रहा है, और एक बड़ा यौगिक बना रहा है जिसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। समीकरण ये देखो क्या है, OH लगा हुआ है, पहचाने बताए थे। अम्ल कैसे पहचाना है, भस्म कैसे पहचाना है, जिसके अंत में OH हुआ होगा भस्म, और जिसके आगे हाइड्रोजन हुआ होगा अम्ल। तो देखो अम्ल और भस्म रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है, लवण और जल बना रहा है। द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया। सही बात है कि जब अम्ल और भस्म रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनाता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो बताए थे इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या बताए थे। देखो यहाँ Na, यहाँ देखो Na OH के साथ है, लेकिन यहाँ Na क्लोरीन के साथ है। यहाँ देखो हाइड्रोजन OH Na के साथ है, लेकिन ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, जल बना लेगा। जिसको हम साथ में बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर दोनों का आदान प्रदान हुआ है, यानी बस यहाँ पर हुआ है आयन का आदान प्रदान हुआ है, इसलिए इसको हम उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, या उसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के साथ साथ इसको हम उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोला 18 नंबर कि जब जल यानी H2O लोहा नहीं, फ्लोरीन है, फ्लोरीन से रिएक्शन किया है तो क्या बनाया है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, और साथ ही साथ HOF बनाया है। कौन पदार्थ का ऑक्सीकारक है ये बताना है कौन पदार्थ इसमें ऑक्सीकारक है। तो बताया था ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो बताते हैं जिस पदार्थ का अपकरण होता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो जब देखते हैं किसका अपकरण हो रहा है, तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर F है और यहाँ पर F है, ठीक है ना। तो F के साथ यहाँ कोई नहीं है, और यहाँ F के साथ क्या है, H है, यानी H यहाँ जुट गया। तो हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, अपकरण। क्या कहलाता है, अपकरण। बताए थे हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, अपकरण। तो हाइड्रोजन यहाँ पर जुट गया फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन का जुटना अपकरण, और जिसका अपकरण होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर F2 का अपकरण हो रहा है, तो F2 क्या है, ऑक्सीकारक। क्या है, ऑक्सीकारक। जिसका अपकरण होगा वो ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपकारक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, किंतु तामा के साथ यह अभिक्रिया नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें आंसर बोलना है कि जस्ता के साथ जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया किया है, जस्ता के साथ जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्शन किया है तो बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी ये और ये दोस्ती कर लिया है ZnCl2, और हाइड्रोजन बेचारा बच गया, ये उड़ गया है। तो बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। देखो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस अकेला हो गया है, लेकिन यही बोल रहा है कि जब हम इसका अभिक्रिया कॉपर से करा दें, कैसा करा दें, कॉपर से करा दें, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता है। क्यों, तो हम बोलेंगे क्योंकि जिंक जो है जस्ता जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए जिंक के द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन हो गया है। लेकिन कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं हो सकता है। इसलिए कॉपर को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता है। पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है, तो बताए थे पहला अवयव है ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन, जिसको बोलते हैं C4H10। दूसरा बताए थे एथेन। क्या बताए थे, एथेन, जिसको बोलते हैं C2H6। तीसरा बताए थे मेथेन, सॉरी इसमें मेथेन नहीं होता है, एक ब्यूटेन होता है, एक होता है प्रोपेन। 3 दूनी 6 2 8, एक होता है प्रोपेन और एक होता है एथेन। 2 दूनी 4 और 2 6। एक होता है ब्यूटेन, एक होता है प्रोपेन, एक होता है एथेन। ये तीनों का मिश्रण होता है पेट्रोलियम गैस, जिसको हम बोलते हैं LPG गैस। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो ब्यूटेन होता है। कौन होता है, ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं। लघु तर्जीह प्रश्न को आप लोग का जवाब देना, सब आप लोग खुद जवाब दे सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो हमें पीछे वाला देखे होंगे तो चैप्टर जो हम पढ़ाए थे। रासायनिक समीकरण क्या है, तो बताए थे रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेत एवं सूत्र की सहायता से
संक्षिप्त में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक उदाहरण देकर समझाएं। जैसे लिख देना है यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन, यहाँ लिख देना है जल, हाइड्रोजन, और यहाँ लिख देना है ऑक्सीजन। जल रिएक्शन किया तो क्या बना है, जल। अब उसको संकेत एवं सूत्र लेना है। हाइड्रोजन का सूत्र H2, ऑक्सीजन का सूत्र O2, रिएक्शन किया है तो बना जल। जल का सूत्र H2O, तो हाइड्रोजन का संकेत H2, ऑक्सीजन का संकेत O2, जल का संकेत H2, जल का सूत्र H2O। तो यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा रासायनिक समीकरण। आगे संतुलित समीकरण कैसे कहते हैं, तो बताए थे वैसा समीकरण जिसके प्रत्येक, जिसके अभिकारक की ओर और प्रतिफल की ओर, यानी वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर, इस ओर भी और इस ओर भी, दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ऑप्शन एग्जाम्पल भी दिए थे, H2O2, दोनों रिएक्शन किया, क्या बना, H2O। इसको बताया था बैलेंस कर दो। बैलेंस करने के लिए क्या किए थे, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ 2 डाले थे। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, तो यहाँ भी दे दिए 2, तो अब ये हो गया बैलेंस। इसका एक एग्जाम्पल भी देना। अगर एग्जाम्पल देने से क्या होता है, एग्जाम्पल देने से क्या होता है, आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना, और काफ़ी अच्छा से आप लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि हम बताए थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप न तो पदार्थ का निर्माण होता है, न तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, न ही पदार्थ का नाश होता है। इसलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले 3 सूचनाओं को लिखे। तो हम बताए थे रासायनिक समीकरण से 5 प्रकार का सूचना प्राप्त होता है। पहला क्या बताए थे, गैस का बनना, क्या बताए थे, गैस का बनना। दूसरा क्या बताए थे, दूसरा बताए थे रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। गैस कैसे बन रहा था, तो पानी में हम जैसे चूना डाले तो क्या होता है, बुलबुला निकलता है, बुलबुला में क्या आता है, CO2 गैस, तो गैस बन गया है। फिर बताते हैं रंग का बनना, रंग का बनना क्या होता है, पान आप लोग खाते हैं तो मुँह क्या आता है, लाल होता है। लाल क्यों, देखिए चूना और कत्था रिएक्शन किया है तो क्या हुआ है, वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, इसलिए क्या हुआ, रंग परिवर्तन हुआ। रंग का परिवर्तन बताते हैं। फिर बताते हैं अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब क्या होता है, नीचे जो पदार्थ बैठ जाता है उसको बोलते हैं अवक्षेप। तो अवक्षेप का बनना 3 हो गया है। चौथा बताए थे ऊष्मा में परिवर्तन, क्या बताया था, ऊष्मा में परिवर्तन। और पाँचवा बताए थे अवस्था में परिवर्तन। ये 5 बता दिए हैं, आप लोग को 3 ही लिखना है, आराम से लिख सकते हैं। आगे रासायनिक समीकरण से क्या फायदा है, रासायनिक समीकरण से क्या फायदा है, तो हम बताए थे कि रासायनिक समीकरण से ये फायदा है कि इससे हमको क्या होता है, अभिकारक और प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र की जानकारी मिलता है। दूसरा नंबर फायदा क्या मिलता है, दूसरा नंबर फायदा मिलता है कि रासायनिक समीकरण को लिखते समय कम कागज़ की आवश्यकता पड़ता है, कम इंक की आवश्यकता पड़ता है, कम समय में लिखा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो फायदा है वो क्या फ़ायदा है कि रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण है जो पूरा इंटरनेशनल में एक ही तरह से लिखा जाता है। नहीं, कोई भी देश में चला जाएंगे तो जो हम लिखेंगे वो दूसरा देश वाला भी समझ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, इंटरनेशनल इक्वेशन है, समीकरण है, इसलिए चौथा फायदा, तो ये लिख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है, तो बताए थे उत्सर्जित गैस, जब गैस बन जाता है उसको तीर ऊपर के निशान देख के देते हैं जानकारी, और जब अवक्षेप बनता है उसको देते हैं तीर नीचे करके जानकारी। इस आंसर हो गया है। निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया को निरूपण करता है, देखो एक बड़ा पदार्थ छोटा पदार्थ में टूट गया है, टूटना क्या कहलाता है, अपघटन। तो यह हो गया अपघटन अभिक्रिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ देखो तीर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तीर। और तीर का मुंह किधर है, नीचे, क्या है, नीचे। तीर का मुंह नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप, क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो यह हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया के साथ साथ ये कैसा अभिक्रिया है, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है। लेकिन यहाँ जब तीर चिन्ह दे दिया है तो हमको लिखना है, तीर चिन्ह इसलिए दिया है कि आप लोग पहचानो कि यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया ही लिखना है, उभय विस्थापन नहीं लिखना है, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया के क्या है, तो बताए थे कि 2 सरल यौगिक, 2 छोटे छोटे पदार्थ या 2 सरल पदार्थ जुटकर जब एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे बताए थे H2 + O2 मिलकर बना लिया है H2O। आगे आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, ये कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो वही बोलेंगे कि हम, इसमें बोलना है क्या, इसमें बोलना है कि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, क्या लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब यहाँ बोला कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होती है, सॉरी यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं लेना है, ठीक है ना। यहाँ लेना है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, और इसको रिएक्शन कराना है कॉपर से। तो हम देखेंगे कि कॉपर से जब जैसे रिएक्शन किया तो कॉपर जैसे यहाँ पहुँचा तो क्या हुआ, चांदी भाग गया। चांदी क्या हुआ, चांदी का विस्थापन हो गया है। तो कॉपर द्वारा चांदी का क्या हुआ, विस्थापन हुआ, तो इसलिए कॉपर क्या हुआ, ज़्यादा क्रियाशील। लेकिन जो है चांदी द्वारा कॉपर का विस्थापन नहीं हो सकता है। जैसे कॉपर ले लो, CuS ले लो, ठीक है ना।
रिएक्शन करा दो चांदी से, तो चांदी जो है कॉपर को भगा नहीं सकता है, तो चांदी के द्वारा कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए कॉपर जो है चांदी से अधिक क्रियाशील है। और आप लोग क्रियाशील से एनिम देखे थे कि कॉपर के बाद आता है चांदी, क्या आता है चांदी, उसके बाद आता है सोना, उसके बाद आता है प्लेटिनम। कॉपर ऊपर तो कॉपर ज़्यादा क्रियाशील और चांदी नीचे है, इसलिए चांदी कम क्रियाशील है कॉपर से। आगे देखते हैं ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या है, तो बताए थे ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया जो है जो कि दोनों साथ साथ होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है जो दोनों साथ साथ होता है, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और बताया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपकरण बताए थे क्या, अपकरण अभिक्रिया बताए थे ऑक्सीजन का टूटना और हाइड्रोजन का जुटना अपकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन संयोजन और कौन विस्थापन है। देखो यहाँ पर कौन संयोजन और कौन विस्थापन ये बताना है। देखो यहाँ पर ये दोनों संयोग करके दो छोटा छोटा पदार्थ है और एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो जब दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ के जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। और कौन विस्थापन है ये बताना है। तो देखो यहाँ देखना है, यहाँ पर देखो पोटेशियम यहाँ पर ब्रोमीन के साथ है, लेकिन यहाँ पोटेशियम यहाँ क्लोरीन के साथ है। किसका विस्थापन हो गया है, तो ब्रोमीन यहाँ साथ था पोटेशियम के साथ, लेकिन ब्रोमीन यहाँ पर अकेला हो गया था। इसका विस्थापन हुआ है, ब्रोमीन का विस्थापन हुआ है, इसलिए ये कैसा अभिक्रिया है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। ये कैसा है, ये संयोजन है। अगला, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। तो बताया था अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ बिलियन से अलग होकर नीचे अवक्षेप के रूप में ठोस पदार्थ के रूप में नीचे बढ़ जाता है, उसे अवक्षेप बोलते हैं। और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या देना है, तो बताए थे कि AgNO3 प्लस रिएक्शन करा दो NaCl सिल्वर क्लोराइड से। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा आपका, जगह नहीं है, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो ये और ये मिल के बनाएगा NaNO3, ठीक है ना। और ये दोनों बच गया तो ये दोनों भी दोस्ती कर लेगा AgCl। अब चांदी क्या है, चांदी ठोस है, ये क्या होगा सिल्वर क्लोराइड, ये नीचे बढ़ जाएगा, तो ये होगा अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण, ये तो हो गया है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। संतुलित समीकरण आप लोग को लिखना है, ठीक है ना। संतुलित कैसे क्या है तो आप लोग को बता चुके हैं। सिर्फ हम इसका क्या करते हैं, इसका हम ये दिया हुआ क्या, ये दिया हुआ अभिक्रिया। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ, शब्द में लिखा हुआ, तो शब्द में लिखा हुआ तो ये कहलाता है अभिक्रिया। और जब इसी को हम संकेत एवं सूत्र की सहायता से निरूपित कर देंगे तो उसी को बोलेंगे रासायनिक समीकरण। चलो इसका रासायनिक समीकरण हम लिख देते हैं, आप लोग को संतुलित कर देना है, ठीक है ना। पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 को गर्म करने पर क्या बना है, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl और ऑक्सीजन यानी O2। आप लोग को हम लिख दिए रासायनिक समीकरण, आप लोग को संतुलित कर देना है, ठीक है। संतुलित हम नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत बता देंगे, आप लोग अपना इतना कोशिश करें तब आप लोग को समझ आएगा, ठीक है ना। आगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को परस्पर अभिक्रिया करने पर सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 और जल बनाता है यानी H2O। ये रासायनिक समीकरण हम लिख दिए, आप लोग संतुलित कर लें। देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये क्या है भस्म है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, ये क्या है अम्ल है। तो ये क्या बनाया, लवण और जल बनाया। तो ये कैसा अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बैलेंस करने बोला तो आप लोग को बैलेंस करना है। आगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaO कार्बन डाइऑक्साइड के साथ के बीच अभिक्रिया करने पर यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी बनाता है CaCO3। तो बोल रहा है इसको बैलेंस करना है, तो आप लोग बैलेंस खुद कर लो। अच्छा बताओ ये कैसा अभिक्रिया है, देखो एक छोटा छोटा यौगिक मिल के एक बड़ा यौगिक बनाया है, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो आप लोग बैलेंस करें, ठीक है ना। हम रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में हम लिख दिए, आप लोग बैलेंस करें। आगे, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा मुक्त होता है, ताप में वृद्धि होता है, उसे उष्माशोषी क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और उष्माशोषी अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया है जिसमें उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में कमी होता है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बताए थे कि पानी में जैसे चूना डालते हैं तो क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है, यानी पानी गर्म हो गया क्या हुआ, ताप में वृद्धि हुआ, तो हो गया क्या उष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन पानी में ग्लूकोज डालते हैं तो पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा होने का क्या हुआ, ताप कम हो गया, ताप कम हुआ तो क्या हुआ, वो हो गया उष्माशोषी अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। तो ऑक्सीकरण कैसे कहते हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का अलग होना यानी हाइड्रोजन का टूटना। तो ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है।
अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका व्याख्या करना है, लेकिन एग्जाम्पल आप लोग जरूर देना, ठीक है ना। आप लोग हम जो पढ़ाए थे चैप्टर वहाँ जाए देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल आप लोग देना नहीं भूलें। एग्जाम्पल देने से क्या होता है, आपका एक भी नंबर नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का टूटना, हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का टूटना अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसका उल्टा खाद्य पदार्थ को दूषित होना, खाद्य पदार्थ को दूषित होना क्या है, तो खाद्य पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया करता है, इसलिए खाद्य पदार्थ क्या होता है, दूषित हो जाता है, ठीक है ना। आगे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्योंकि ये बताए थे कि हम बताते थे कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट और लोहा के बीच में क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर विलयन का रंग बदल गया है, लिखना है। क्योंकि कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच में यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, इसलिए क्या हुआ, विलयन का रंग अलग हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। आगे निम्नलिखित अभिक्रिया को संतृप्त समीकरण के रूप में लिखें। संतृप्त समीकरण आप लोग को लिखना है, ये क्या दिया हुआ है, तो ये दिया गया है आप लोग को, देखो हिंदी शब्द में दिया गया है, इन शब्द में दिया गया, तो ये क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, इसको हम रासायनिक समीकरण में बदल देते हैं, आप लोग संतृप्त कर लेना है, ठीक है ना। तो देखो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 जब रिएक्शन किया क्या बना, बेरियम सल्फेट बनाया यानी BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया यानी प्लस AlCl3, इसको आप लोग बैलेंस कर लेना है, क्योंकि संतृप्त करने बोल रहा है, हम रासायनिक समीकरण लिख दिए हैं। आगे सोडियम और जल सोडियम यानी Na, जल यानी H2O, रिएक्शन किया क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और हाइड्रोजन बनाया है यानी H2 बनाया है, तो हम समीकरण को लिख दिए, आप लोग संतुलित कर लेना है, ठीक है ना। आगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखें। गर्म करने पर ऐसी किस अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक कार्यकलाप का वर्णन करें। बोला वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण लिखे, तो बताए थे कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, बड़ा यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक सरल यौगिक में बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल क्या देना है, बोला एग्जाम्पल देना है तो KClO3 देना है, इसको गर्म किया तो क्या हुआ, KCl और O2 बन गया है, या तो CaCO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaO और क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो कोई भी एग्जाम्पल दे सकता हो। किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक कार्यकलाप का वर्णन करें, तो यहाँ कार्यकलाप का वर्णन करना है, ठीक है ना, तो उतना नहीं आना है, आप लोग एग्जाम्पल देना। आगे एक परख नली में रखे रेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे। तो देखो यहाँ लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 में पोटेशियम को आयोडाइड यानी Ki विलयन मिलाने पर क्या आप क्या प्रक्षेपण करेंगे, तो हम प्रक्षेपण करेंगे क्या कि जो Pb है, ये पोटेशियम जो है ये क्या करेगा, Pb को क्या करेगा, विस्थापन कर देगा और ये बना लेगा KNO3, क्या बना लेगा, KNO3। अब बजाएगा क्या, I बच जाएगा, NO3 बच जाएगा, तो फिर ये दोनों दोस्ती कर लेगा, तो बनाएगा यहाँ पर ये दोनों दोस्ती करेगा I और Pb, तो बना लेगा PbI। तो हम प्रक्षेपण करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, Pb था NO3 के साथ, यहाँ Pb हो गया I के साथ, K था I के साथ, यहाँ पर यहाँ K हो गया NO3 के साथ, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनों के आदान प्रदान हो रहा है, यानी ये क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो हम प्रक्षेपण करेंगे कि यहाँ पर आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप उभय विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, यही लिखना है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो बताया तो उभय विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें लिखना है यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होने के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण हो रहा है। अब बोला कि अभिक्रिया किस प्रकार का है, तो यह अभिक्रिया कैसा है, तो यह अभिक्रिया है उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगला है उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो देखो यहाँ पर हम तो लिख दिए हैं, देखो यहाँ पर तो हम लिख दिए हैं PbNO3 KI से रिएक्शन किया तो क्या बनाया है, बनाया है KNO3 और PbI। ये तो यही बोला वहाँ लिखना है, तो ये बोला वहाँ लिख देना है, और इसको बोला संतुलित करें तो संतुलित कर देना, संतुलित करने हम आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बोल रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक की पहचान करें। तो ऑक्सीकारक हम सिंपल बताए थे कि अगर उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो हो जाएगा ऑक्सीकारक, ये हो जाएगा ऑक्सीकारक। कैसे होगा, यहाँ देखो Pb है, यहाँ Pb है, Pb के साथ यहाँ पर क्या ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ Pb के साथ ऑक्सीजन है नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, टूट गया, तो ऑक्सीजन का टूटा क्या कहलाता है, अपकरण, क्या कहलाता है, अपकरण। और जिसका अपकरण होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीकारक, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं अब जिस पदार्थ का अपकरण होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक, तो ये हो गया ऑक्सीकारक। आगे देखते हैं, देखो यहाँ Fe है, क्या है Fe, और यहाँ भी क्या है Fe, क्या है Fe, तो Fe के साथ यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जुट गया, तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं अपकारक बोलते हैं, लेकिन अपकारक यहाँ नहीं बताना है, यहाँ बताना है ऑक्सीकारक। आगे बढ़ते हैं,
यहाँ देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन टूट गया है। ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, अवकरण। ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, अवकरण। ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, अवकरण। अवकरण कहलाता है, और जिसका अवकरण होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। इसलिए क्या H2O क्या है, ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है ना। और सिंपल बताते हैं ऑक्सीकारक पहचानने के नियम क्या बताते हैं, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा वो ऑक्सीकारक, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा वो हो जाएगा अवकारक। ये देखो इसमें ऑक्सीजन है ऑक्सीकारक, इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीकारक, ठीक है ना। आगे बताना है कौन ऑक्सीकारक है, जिसमें ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीकारक हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये साइड नहीं देखना है, ये साइड देखना है, ठीक है ना। इधर ऑक्सीजन नहीं देखना है, ये साइड अभिकारक की ओर। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक समीकरण क्या है जानते हैं आप लोग। रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों एवं सूत्र की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। निम्नलिखित समीकरण से कौन सी सूचना प्राप्त होती है। इसमें हम देख रहे हैं कि तो छोटे छोटे सरल यौगिक क्या हो रहा है, मिलकर एक बड़ा यौगिक के निर्माण को कर रहा है। इस प्रकार का अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो छोटे छोटे सरल पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं कि यह अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया है। तो इसी तरह आंसर देना है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण संतुलित करने हम बता नहीं कैसे संतुलित किया जाता है, संतुलित आप लोग को आराम से कर लेना है। अगला है विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताएं। ये सभी तो 5 नंबर में नहीं देना चाहिए, दीर्घोत्तरीय नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हो गया आपका, ये हो गया जो 1 नंबर बताया थे, 2 नंबर बताए थे, सब छोटा छोटा है, ठीक है। छोटा इसका आंसर होगा, इसलिए इसको 5 नंबर में नहीं देना चाहिए। विस्थापन बताए थे, विस्थापन अभिक्रिया में वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या है, एक पदार्थ का भी विस्थापन हो सकता है या एक से अधिक पदार्थ का भी विस्थापन हो सकता है। लेकिन उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या बताए थे, उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, हमेशा 2 आयन का विस्थापन होता है, यानी आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप, आयनों का आदान प्रदान के फलस्वरूप जिस अभिक्रिया का निर्माण होता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन। और जब एक पदार्थ का विस्थापन होता है उसको क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन। लेकिन एकल विस्थापन में दोनों आ गया, एकल विस्थापन उभय विस्थापन दोनों आ गया। तो विस्थापन में क्या होगा, विस्थापन में एक पदार्थ का भी विस्थापन हो सकता है या 2 पदार्थ का भी विस्थापन हो सकता है, लेकिन उभय विस्थापन में सिर्फ 2 पदार्थ का विस्थापन होगा, ठीक है ना। इसमें छोटा सा आंसर है, ठीक है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को समझाया। तो बताए थे हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो हाइड्रोजन का लाभ हो रहा है, लाभ यानी हाइड्रोजन का जुटना, हानि यानी हाइड्रोजन का टूटना, लाभ यानी ऑक्सीजन का जुटना और हानि यानी ऑक्सीजन का टूटना, ठीक है ना। तब लिखना है जब हाइड्रोजन जुटता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है, अवकरण अभिक्रिया होता है। और जब हाइड्रोजन अलग होता है यानी टूटता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। जबकि जब ऑक्सीजन जुटता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन टूटता है यानी अलग होता है तब अवकरण अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल जरूर देना है, ठीक है ना, क्योंकि समझाना यहाँ तो एग्जाम्पल आप लोग को जरूर देना है। एग्जाम्पल हम काफ़ी आप लोग को दे दिए हैं। निम्नलिखित समीकरण के निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया ये पहचानना है। शरीर में भोजन का पचना बताए थे, ये कैसा है, अपघटन अभिक्रिया भी है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। अगला ये कैसा है बताना है। तो देखो यहाँ Fe के द्वारा क्या है, Cu का विस्थापन हो रहा है, Cu यहाँ साथ में है, यहाँ पर अलग हो गया है, Cu का विस्थापन हो रहा है, इसलिए क्या है विस्थापन अभिक्रिया। कैसा विस्थापन अभिक्रिया, तो एक पदार्थ का विस्थापन हुआ है, एक तत्व का विस्थापन हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसका नाम देंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। आगे ये कैसा अभिक्रिया बताना है। कैल्शियम यहाँ OH के साथ है, यहाँ कैल्शियम क्लोरीन के साथ है, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ है, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ आयन के आदान प्रदान के फलस्वरूप पदार्थ का निर्माण हुआ है, इसलिए ये कैसा अभिक्रिया है, ये उभय विस्थापन अभिक्रिया। अगला ये कैसा अभिक्रिया ये बताना है। तो देखो यहाँ कॉपर और यहाँ कॉपर के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन टूट गया, तो क्या हुआ अवकरण, क्या हुआ अवकरण। यहाँ देखो हाइड्रोजन, यहाँ देखो हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन के पास कोई नहीं है, हाइड्रोजन के पास क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुट गया तो क्या हुआ ऑक्सीकरण, क्या हुआ ऑक्सीकरण। तो जब अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों हो तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है, इसको बोलना है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलना है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला क्या होता है जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में डालते हैं, क्या होता है, जिंक द्वारा कॉपर का विस्थापन हो जाता है, कॉपर भाग जाता है, तो बनाएगा ZnSO4 और कॉपर क्या होगा, भाग जाएगा। तो लिखेंगे जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक के द्वारा कॉपर का विस्थापन हो जाता है, कॉपर का क्या होता है, विस्थापन हो जाता है, ठीक है ना। यही लिखना है और समीकरण जरूर लिखना है, समीकरण लिखने पर आपका नंबर नहीं कटेगा। सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले जाते तो क्या होता है, मतलब सिल्वर धातु को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो सिल्वर क्या है, कम पावर का है, हम बताते हैं कॉपर के नीचे आता सिल्वर, तो सिल्वर क्या है, कम पावर का है। तो जब कम पावर का है तो क्या होगा, सिल्वर जो कॉपर को भगा नहीं सकता है, तो कुछ नहीं होगा, तो लिखेंगे अभिक्रिया नहीं होगा। अगला पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki का विलयन लेड एसीटेट यानी Pb, चलो यहाँ पर लेड का सूत्र पता है, लेड का आता है Pb, लेकिन एसीटेट का सूत्र हम भूल रहे हैं, हम आप लोग को गलत बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम
इसको नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको देख लेंगे लैटिस एसिड का सूत्र क्या होता है, उसके बाद बताएंगे। तो देखो आप लोगों को हम सभी तरह का करा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, दीर्घ स्थान का पूर्ति बता दिए हैं, उसके बाद सही गलत बता दिए हैं, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताए हैं, उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताए हैं। तो देखो आप लोग मेरा पहले वाला वीडियो देखे होंगे, यानी चैप्टर जो पढ़ाया था वो वीडियो आप लोग देखे होंगे अच्छी तरह से। सिंपल सी बात है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह समझ आया होगा और आप लोग खुद आंसर दिए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट अगर अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों को भी शेयर करें और अपने दोस्तों में फैला दें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, और इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि वो लॉकडाउन में कोचिंग नहीं जा पाता होगा, तो वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके, ठीक है ना। इससे नहीं करके मेरा दोस्त भी सीख जाएगा, ऐसा बात नहीं है। सभी को शेयर करें, जितना आप लोग को शेयर करेंगे उतना आप लोगों को क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है ना। पुण्य के काम भी करें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स। कमेंट जरूर करें कैसा लगा आप लोग को वीडियो।